हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम का तैयारी तो शायद कर रहे होंगे। तो अब मस्ती करने से नहीं चलेगा क्योंकि एग्जाम का डेट आ चुका है, 3 दिन बाद एग्जाम है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो पूरे सेमेस्टर आपने जो भी किया हो तो अब जो 3 दिन आने वाला है उसमें मेहनत करो कि एटलीस्ट जितना ज़्यादा अच्छा नंबर ला सको, ठीक है ना। तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। पूरे साल आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, बट अभी पढ़ना पड़ेगा। तो हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं सेमेस्टर 3 के लिए, कॉस्ट के लिए, और वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो सीयू फॉलो करता है जिस तरह के क्वेश्चन को, उस तरह के सारे क्वेश्चन को करने वाले हम लोग, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करो। क्यों शेयर करना है? क्योंकि आपको खुद तो पास होना है, अपने दोस्तों को भी पास करना है। तो एग्जाम हॉल में उनको हेल्प करने से बेटर है एग्जाम हॉल से पहले ही उनका हेल्प कर दो, जिससे वो पढ़ के अच्छा मार्क्स लेकर आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इस चैप्टर से मैंने टोटल 9 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेडी किया है। तो बस ये 9 क्वेश्चन करके चल जाओ, एग्जाम में इसी में से एक आएगा, ठीक है। इस 9 के बाहर आने वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं है। तो पहले हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं अच्छे से और इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आज क्लास में हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर से। तो वो तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो चैप्टर आपको समझ में आ गया, और वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत समझ लेते चैप्टर होता क्या है, क्या उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो और आप लोग को आसानी होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या समझ में आ रहा है बताओ। कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट लेगा तो वो कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करेगा, तो उसको ये मेथड फॉलो करना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसके लिए होता है? वो लोग जो बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, उनके लिए ये कॉस्टिंग बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि उनको तो अपना कॉस्ट कैलकुलेट करना है ना, कि कितना रुपया खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, कैसे क्या क्या हो रहा है, वो सब जानना है उनको। तो उनके लिए ही ये क्वेश्चन, ये चैप्टर, ये टॉपिक बनाया गया है। जो भी आप अकाउंट्स में हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, तो उसमें आपको सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा मतलब कोई भी बिजनेस हो उसमें लोग किस तरह से अपना कॉस्ट कैलकुलेट कर सके, वो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ही लेकर आ रहे हैं और क्वेश्चन से ही चैप्टर को समझाएंगे पूरी तरह से, ठीक है ना। तो कुछ कुछ बातें हैं जो बतानी बहुत जरूरी है, लेकिन हम वो बात आपको क्वेश्चन के साथ समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके साथ साथ सारे कंसेप्ट को भी समझते रहेंगे हम लोग, ठीक। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन 1/4/2022 अ कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज अंडरटेकन टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज फॉर 18 लाख। द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू द ब्रिज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 3/23। देखो क्या बोल रहा है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और कितने का लिया है? टोटल 18 लाख का लिया है, ठीक है। मतलब उस ब्रिज को बनाने में उसने बोला कि लगभग मेरे को 18 लाख रुपए आपको देने होंगे, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो रहा है? 31/3/2023, मतलब 1 साल पूरा ये ब्रिज को बनाने में मेरे को लगा है टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बोला है देखो, सिर्फ क्वेश्चन को समझो, हम सॉल्यूशन नहीं समझा रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है कि उसमें मटेरियल उसने कितने का परचेस किया है? परचेस के टोटल 3,80,000 का मटेरियल परचेस किया है। फिर अपने स्टोर से मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर उसका खुद का एक स्टोर भी है, तो अपने स्टोर से भी उसने कुछ मटेरियल सेंड किया है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। कितने का? 1,10,000 का। प्लांट इंस्टॉल ऑन 1/4/22, मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोग कुछ मशीनरी भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग या ब्रिज बनाने में ना कुछ मशीनरी का भी यूज होता है। तो हमने मशीनरी भी वहां पे इंस्टॉल किया है। कितने का? 2 लाख का मशीनरी इंस्टॉल किया है, ठीक है। वेजेस पे किया है हमने 1,30,000 का। एक्सपेंसेस पेड किया है 20,000 का। फिर आर्किटेक्ट फीस भी पे किया है। हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी भी पे किया है। मटेरियल एट साइट, देखो मतलब इतने सारे मैंने खर्चे पे किए। देखो तो मैंने इतने सारे खर्चे पे किए, ठीक है ना। उसमें एक और बात भी बोला था कि वेजेस आउटस्टैंडिंग भी था। वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हो गया कि हमने 1,30,000 वेजेस पे किया है और 30,000 अभी भी पे करना बाकी है, मतलब खर्च इसी कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है वो, ठीक है। फिर मटेरियल एट साइट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जगह पे, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग काम कर रहे हैं ब्रिज की जगह पे, इतना का मटेरियल मेरा बच गया, अनयूज रह गया, ठीक है। फिर मटेरियल लॉस बाय फायर, कुछ मटेरियल में आग लग गया, तो ये हो गया एबनॉर्मल लॉस मेरा। कौन सा लॉस हो गया? एबनॉर्मल लॉस। और फिर बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम भी दे रहा है उसमें, ऐसा बात नहीं है मेरा सिर्फ नुकसान हो रहा है, वो बात नहीं है, लॉस हुआ बट इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम दे रहा है, ठीक है। फिर है सब कॉन्ट्रैक्ट फीस। फिर है शेयर ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट यूज फॉर 3 मंथ। तो चलो एक एक करके पहले सारे क्वेश्चन, हर एक आइटम को समझेंगे, क्योंकि मेरे को चैप्टर भी समझना है क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है ना। पहला चीज क्या था कि डायरेक्ट परचेस ऑफ मटेरियल, मतलब डायरेक्टली मैंने मटेरियल परचेस किया इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो मतलब वो खर्चे में आएगा।
फिर क्या खर्चा हुआ कि मेरा एक दुकान है, मेरा एक स्टोर है, उस स्टोर से भी मैंने कुछ मटेरियल सेंड किए हैं, ठीक है। मैंने एक मशीनरी भी इंस्टॉल किया है। तो देखो मशीनरी इंस्टॉल किया तो मशीनरी का पूरा खर्चा नहीं आता, क्योंकि मशीनरी जो इंस्टॉल किया वो तो अभी और चलेगा ना, वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भी चलेगा, तो उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन हम लोग लेंगे। यहाँ पे जितने दिन मशीनरी को यूज किए यहाँ पे उतने दिन का यहाँ पे उसका डेप्रिसिएशन लेना, पूरे मशीनरी को हम नहीं लेते हैं। वेजेस पेड, हमने वर्कर लेबर लोग को पैसा भी पे किए हैं, 1,30,000 पे किया है और 20,000 अभी भी पे करना बाकी है, मतलब टोटल 1.5 लाख रुपया का मेरा वेजेस का खर्चा आया है। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ और भी खर्चा हुआ है 30,000 का, ठीक है। आर्किटेक्ट फीस भी 40,000 लगा हुआ है। एक मशीनरी हमने भाड़े पे मंगाया था, उसका भाड़ा लगा है 18,000, ठीक है। और 16,000 का मशीनरी मेरा बच गया, ठीक है, जिसको हमने यूज 16,000 का मटेरियल बच गया जिसको हमने यूज नहीं किया है। और फिर क्या, मटेरियल लॉस्ट बाई फायर, कुछ मटेरियल मेरा आग लगने से खराब भी हो गया, ठीक है। तो देखो मटेरियल लॉस बाई फायर का एबनॉर्मल लॉस है, तो उससे साइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कोई कमी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको भी हम क्या मानेंगे कि वो यूज हो गया एक तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। क्या बोल रहे हैं, जितने भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो उसको जस्ट माइनस कर देना है। उससे क्या इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा है, वो मेरे लिए यूज का नहीं है, ठीक है। अच्छे से समझिए क्या बोल रहे हैं कि अगर एबनॉर्मल लॉस मिलेगा, अगर एबनॉर्मल लॉस मिलेगा तो उसको हमको अपने मटेरियल से माइनस कर देना, हटा देना है, ठीक है। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्टी है, मतलब जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं ना, हम हो गए कॉन्ट्रैक्टर, हम ब्रिज बना रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉन्ट्रैक्टर है, आप कॉन्ट्रैक्टी हो। तो अगर मेरा गोडाउन में आग लग गया, मेरे साइट पे आग लग गया, तो उसको पैसा हम आपसे रिकवर नहीं करें, वो मेरी गलती से लगा होगा, तो एबनॉर्मल लॉस हम आपके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सब कॉन्ट्रैक्ट फीस। सब कॉन्ट्रैक्ट फीस क्या होता है, जैसे कि मानो कि मैंने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब उसमें इलेक्ट्रिक का काम है, तो इलेक्ट्रिक काम हम नहीं करते, हम किसी को और कॉन्ट्रैक्ट देके इलेक्ट्रिक का काम करवा लिए, तो हो गया सब कॉन्ट्रैक्ट फीस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में भी मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो हो गया सब कॉन्ट्रैक्ट फीस। मतलब मैंने कुछ और काम के लिए किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है। फिर शेयर ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब मेरा एक ऑफिस है, उसका कुछ खर्चा आया है जो रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो 48,000। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल कितना, 6,000। मतलब वो उनको पता है, अगर मानो कि बिल्डिंग बनाओगे तो आपको पता ही है ना कि अगर कोई भी ब्रिज बनता है, बिल्डिंग बनता है, उसमें बालू लगता है, सीमेंट लगता है, ईंट लगता है, तो इसमें कुछ कुछ तो लॉस होता ही है, तो उसको हम लेके चलते हैं, हाँ इतना लॉस होगा ही, वो उसका नॉर्मल नेचर है उसका, तो वो लेते हैं हम लोग। और लास्ट में है वैल्यू ऑफ प्लांट यूज फॉर 3 मंथ, मतलब एक और प्लांट हम यूज कर रहे हैं 3 महीने के लिए, जिसका वैल्यू कितना है 80,000। मतलब डेप्रिसिएशन जो निकालना है मेरे को, इस प्लांट पे भी निकालना है और पहले एक 2 लाख का प्लांट था उस पर भी निकालना है। उसके बाद क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 40,000। और कॉस्ट ऑफ वर्क दो चीज होती है, क्या होता है ना कि जैसे हम मानो हम काम किए, आप सोचो आप क्या बोले, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, हम कॉन्ट्रैक्टर है, तो हम बोले कि चलो इतना काम हो गया, आपको बुलाए कि आओ एक बार देखो कि कॉन्ट्रैक्ट में कितना कितना काम हो गया है। तो आप देखें हम बोल रहे हैं कि लगभग 50% काम हो गया है, तो आप आके देखें 50% काम मतलब 8 लाख का काम हो गया है, तो आप सर्टिफाई किए, तो आप बोले नहीं 8 लाख का नहीं, आपका 6 लाख का काम सही से हुआ है, तो 6 लाख क्या हो गया, वर्क सर्टिफाइड, जिसको आप सर्टिफाई कर रहे हो, हाँ ये काम सही से हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड, जिसको लेके आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, नहीं ये काम अभी इनकम्प्लीट है, इसको आप कंप्लीट करो तो मानेंगे कि ये कंप्लीट हुआ है, इसमें अभी भी कुछ कमी है। तो सर्टिफाइड मतलब इसको आप सर्टिफाई कर रहे हो, ये काम ठीक है, इतना का काम हुआ है। और अनसर्टिफाइड मतलब इसकी वजह जिससे आप सर्टिफाइड नहीं, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उसमें कुछ और काम हमको करना होगा, ठीक है। फीस रहता है कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टेड इज 10,80,000। कैश रिसीव मतलब हुआ कि जितना का वर्क सर्टिफाई हुआ ना, उसका कुछ परसेंटेज आप मेरे को देते हो। कहीं पे भी ये होता है ना कि जैसे हम बोले ना कि भैया आप काम 10 लाख काम कर दिए, तो जो कॉन्ट्रैक्टी होते हैं वो 10 लाख मेरे को नहीं देते हैं, वो उसमें से कुछ पैसा रख के 10% 20% रख के, इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी, वो पैसा रिटेन कर लेते हैं। क्यों रिटेन कर लेते हैं, कि जिससे हम वो कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली कंप्लीट कर सके, ठीक है ना। अगर हम सारा पैसा मेरे को दे दोगे ना, तो हम कॉन्ट्रैक्ट आधा छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो मेन काम था हम कर लिए, मेन पैसा आपसे ले लिए, फिनिशिंग का काम में बहुत समय लगता है, तो वो काम लोग छोड़ के भाग जाते हैं। इसीलिए जितने भी कॉन्ट्रैक्टी होते हैं क्या करते हैं, कुछ पैसा रिटेन कर लेते हैं, इसको बोलते हैं रिटेंशन मनी, ठीक है। रिटेन करने के बाद ही पैसा देते हैं। तो जितना वर्क सर्टिफाइड होता है उसमें जो पैसा रिटेन कर लिए उसके बाद जो वैल्यू देते हैं उसको बोलते हैं कैश रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पे कैश रिसीव कितना है, कैश में 10,80,000। और क्या बोला है, बिंग 90% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब जितना वर्क सर्टिफाइड है उसका 90% ये है कैश रिसीव 10,80,000। और बोल रहा है ऑल प्लांट इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
तो इसमें हमको क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। हम संग फॉर्मेट भी समझने वाले हैं सम्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक। यहाँ इसका पीडीएफ आप लोग के लिए हम अटैच कर देंगे, तो चिंता की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखो इसी सम के साथ आपको फॉर्मेट भी समझना है। इसी सम्स के साथ आपको फॉर्मेट भी समझना है, कैसे क्या फॉर्मेट आता है। सारे एक्सपेंसेस को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। सारे एक्सपेंसेस को डेबिट में, और जो जो बच गया, जैसे ट्रेडिंग बनाते थे ना, ट्रेडिंग सारे एक्सपेंसेस को डेबिट में डाल दिए, और क्रेडिट में क्या दिखाते थे, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे सेल तो नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया, और बाकी दिखाएंगे कॉस्ट सीडी, मतलब जितना खर्चा हुआ। मानो टोटल खर्चा किए हम लोग 50 लाख का, ठीक है, उसमें से 2 लाख का मटेरियल बच गया, तो कॉस्ट कितना आया मेरा 48 लाख। तो 48 लाख यहाँ पे शो करेंगे, उसको बोलते हैं बाई कॉस्ट सीडी या फिर बाई वर्क सीडी। ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चन में पहला चीज क्या बोला था, कितने का मटेरियल अपने यूज किए थे। मटेरियल परचेस कितना था, 3,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो फॉर्मेट पूरा देख लो, पर्टिकुलर और रुपीस, एकदम सिंपल सा सम है, कुछ खास है नहीं, पर्टिकुलर और रुपीस। ठीक है, तो पहला चीज क्या हो गया, टू मटेरियल परचेज 3,80,000, इतने का मटेरियल अपने परचेज किए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, मटेरियल इशूड टू स्टोर, वो कितना है 1,10,000। टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 1,10,000, मतलब इतना मटेरियल हमने कॉन्ट्रैक्ट में भेजा है। ठीक है, इतना खरीद के और दूसरा अपने स्टोर से। ठीक है, फिर बोला प्लांट इंस्टॉल ऑन इधर, तो चलो प्लांट वाले को थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, लास्ट में जो दिखाएंगे। ठीक है, वेजेस पेड, वेजेस पेड कितना 1,30,000 प्लस 20,000 का आउटस्टैंडिंग भी है, तो टू वेजेस 1,30,000 इतना तो हम पे किए हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग, भले हम पे नहीं किए, खर्चा तो इसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसीलिए उसमें ऐड हो जाएगा, हो गया 1,50,000। उसके बाद देखो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 30 था ना, डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा 30,000। हाँ, ठीक है, उसके बाद फिर क्या था, आर्किटेक्ट फीस है, कितना था आर्किटेक्ट फीस 40,000। ठीक है, 40,000, और उसके बाद फिर था हमारा टू सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट बताए देना क्या होता है, यहाँ से कुछ थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछता है। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कितना था सब कॉन्ट्रैक्ट से नीचे था ना 68,000, और उसके पहले है हायर चार्जेस, तो पहले हम वही लिख लेते हैं, हायर चार्जेस। हायर चार्जेस, एक मशीनरी मैंने भाड़े पे मंगाई, उसका भाड़ा लगा, कितना लगा भाड़ा, उसका भाड़ा लग रहा है आपका 18,000, तो हो गया 18,000। फिर मटेरियल एट साइड, मतलब ये मटेरियल मेरे पास बच गया और लॉस्ट बाय फायर 12,000, तो बाई मटेरियल एट साइट। ठीक है, और दूसरा था बाय एबनॉर्मल लॉस, लिखते डायरेक्ट हम
आप चाहो तो भाई मटेरियल लॉस भी फायर भी लिख सकते हो। कितना कितना अमाउंट था, 16 और 12, 16,000, 12,000। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, इसका कोई भी काम नहीं है, दिमाग में सेट कर लो, इंश्योरेंस क्लेम का कोई भी काम नहीं है। फिर है सब कॉन्ट्रैक्ट फीस 68,000, टू सब कॉन्ट्रैक्ट फीस, और उसके बाद फिर क्या था, यह 68,000, और फिर था शेयर ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, शेयर ऑफ ऑफिस एक्सपेंस, आपका है 48,000, ठीक है। और दूसरा तो उस नीचे क्या दे रहा है, वैल्यू नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, ये भी मेरे कोई काम करनी है, उसको भी रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं करता है, हम माने को कंज्यूम हो गया 48,000, 48,000, ठीक है ना। और लास्ट में चीज छूट गया हमारा, क्या बोले थे छूट गया, डेप्रीसिएशन। तो फिर लास्ट के बाद लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, ऑन प्लांट एंड मशीनरी। देखो पहले कितने का था मशीनरी मेरे पास मशीनरी 2 लाख का था जो पूरे साल यूज हुआ, और एक मशीनरी 80,000 का जो सिर्फ 3 महीने के लिए यूज हुआ। डेप्रिसिएशन का रेट है हमारा 20% पर एनम। तो डू डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 लाख पे 20% पूरे साल का, तो हो जाएगा आपका 40,000, और 80,000 पे 20%, उसको 3 महीने का 3/12, तो हो जाएगा 16 फिर 1/4, तो हो गया 4,000। टोटल कितना हो गया, 44,000, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना, तो हम सिंपल तरीके से समझा देंगे आप लोग को। हाँ, आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, क्या करेंगे, टोटल थोड़ा छोटा कर दिए क्योंकि पूरा सम एक बोर्ड में आ जाए। फिर क्या काम है हमारा, इन दोनों को टोटल करना है, दोनों साइड को टोटल, ठीक है। चलो टोटल हम थोड़ा दूसरे कलर से कर देते हैं, ऐड करते हैं, कितना है 3,80,000, 1,10,000। कैलकुलेटर आप लोग भी निकाल लो, ठीक है, हम भी कैलकुलेटर से कर ले रहे हैं। 3,80,000, फिर 1,10,000, उसके बाद 1,50,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 18,000, फिर 68,000, उसके बाद 48,000, उसके बाद 44,000, हो रहा है 888,000, 888,000, ठीक है। तो यही अमाउंट इस साइड भी लिखेंगे हम लोग, 888,000, ठीक है। और जो डिफरेंस होगा उससे माइनस कर देंगे, कितना है डिफरेंस देखो, 16,000 माइनस 12,000, 8,60,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कॉस्ट CD बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 8,60,000, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, कि लगभग इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे कितने खर्चे हो रहे हैं, 8,60,000 का हमारा खर्चा हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो आप लोग, 8,60,000 का टोटल खर्चा हुआ, ठीक है ना। अब आ रहा है इसका सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप को समझ में आ गया होगा, सारे कॉस्ट को मैंने डेबिट में लिख दिए, और वो चीज जो बच गया उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया, और ये क्या निकला, टोटल इतना खर्चा हो रहा है, मतलब 8,88,000 का खर्चा हुआ था 8,88,000 का, जिसमें से मेरा इतने का गुड्स बच चुका है, मतलब एग्जैक्ट खर्चा कितने का हुआ, 8,60,000 का, ठीक ना। अब आएगा, देखो जो उधर में वर्क CD आया था ना, जो वहां पे वर्क CD आया था, अब वही यहाँ पे आ जाएगा टू वर्क, सॉरी कॉस्ट CD था ना, कॉस्ट लिखे, वर्क कॉस्ट दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू कॉस्ट BD 8,60,000, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, दो एक चीज यहाँ पे आता है, एक वर्क
सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा आता है बाय वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। तो क्वेश्चन में देखो वर्क अनसर्टिफाइड तो दिया है 40,000, चलो ये तो सिंपल दिया था। वर्क अनसर्टिफाइड अपने को निकालना है, कैसे निकलेगा? देखो एकदम सिंपल सा चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना है खाली। यहाँ पे क्या दे रहा है? कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज 10,80,000 बीइंग 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मतलब कैश रिसीव जो है वो 90% है किसका? वर्क सर्टिफाइड का। समझ में आया? देखो ध्यान दो, अगर मेरा वर्क सर्टिफाइड जो है, अगर ये मेरा वर्क सर्टिफाइड अगर 100 रुपया है तो इसका 90% क्या है? इसका 90% है कैश रिसीव। इसका 90% क्या है? कैश रिसीव, मतलब 90, ठीक है ना? तो मेरा जो कैश रिसीव है वो क्या है? 90% है किसका? वर्क सर्टिफाइड का। तो अगर हमको ऐसे निकालना पड़े, कैश रिसीव से अगर इसको निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपल देखो, वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव डिवाइड बाई जो परसेंट है 90% कर देंगे, हो जाएगा मेरा। तो ये है 10,80,000 डिवाइड बाई 90% करेंगे ना, तो पता है क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? आएगा हमारा 12 लाख, ठीक है ना? और क्रॉस चेक करने के लिए 12 लाख का 90% करो, आएगा आपका 10,80,000, ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया? 12 लाख। इसको वर्किंग नोट में दिखाना है, हम लोग दिखा देंगे थोड़ी देर में, एक ही बात साथ वर्किंग नोट बनाएंगे तो उसको दिखा देंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब फिर इसको बैलेंस करते हैं। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। इधर कितना है? उधर हो जाएगा 12,60,000, ठीक है? उधर दोनों साइड टोटल क्या करते हैं? सेम 12,60,000, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट कितना हो गया? लेस करेंगे 12,60,000, अच्छा 12,40,000 है ना, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक कर लेंगे इसको हम लोग। 12,40,000, ठीक है ना? तो इधर भी 12,40,000 होगा ना, हाँ 12,40,000। तो डिफरेंस कितना आएगा? 12,40,000 से जाएगा 8,60,000, तो आएगा आपका 3,80,000, ठीक है? हाँ, तो ये हुआ नोशनल प्रॉफिट में कितना गया? 3,80,000। तो ये हुआ सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप भी आएगा, तो जो ये नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे CD लिख देना, नोशनल प्रॉफिट CD, जो 2 CD हुआ यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई BD, तो बाई नोशनल प्रॉफिट BD कितना हो जाएगा? 3,80,000, ठीक है ना? नोशनल प्रॉफिट कितना हो गया? 3,80,000। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना कि प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा हम लोग PL में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि देखो जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होता है ना, हम सारा का सारा प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, कुछ उसका हिस्सा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? सारा चीजों को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर करेंगे वो हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे टू कॉस्टिंग PL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना करेंगे वो अपने को जानना है यहाँ से। अब इसके लिए आएगा वर्किंग नोट, ठीक? चलो अब सारा वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, देखो एक एक करके सारा वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, पहला वर्किंग नोट किसके लिए होगा? तो पहला वर्किंग नोट होगा डेप्रिसिएशन के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1 डेप्रिसिएशन, जो मैंने ऊपर दिखा दिया है, तो ये आपको हम बना के नहीं दिखा रहे, आपको बनाना है, लेकिन पहला वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन के लिए होगा। दूसरा किसके लिए होगा? दूसरा होगा आपका वर्क सर्टिफाइड के लिए। किसके लिए होगा? वर्क सर्टिफाइड के लिए, वर्क सर्टिफाइड। कितना है वर्क सर्टिफाइड? क्या आप बताए थे? कैश रिसीव डिवाइड बाई 90%, तो 10,80,000 डिवाइड बाई 90% करेंगे तो कितना आएगा? 12 लाख, ठीक है ना? तो ये मेरा क्या निकला? वर्क सर्टिफाइड, ठीक है? अब थर्ड आएगा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन।
ठीक है। डिग्री ऑफ कॉम्प्लीशन मतलब क्या हो गया कि कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। देखो जो अमाउंट पीएल में ट्रांसफर करते हैं ना हम लोग, जो अमाउंट पीएल में ट्रांसफर करेंगे उसका करने का एक तरीका है कि जितना परसेंट मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है उसके बेसिस पे ही हम लोग पीएल में प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या हो गया, फॉर्मूला क्या है इसका, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है हमारा, वर्क सर्टिफाइड है मेरा 12 लाख, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शायद 16 लाख या 18 लाख था ना, कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 18 लाख। देखो कितना है 18 लाख, 18 लाख इंटू 100, अभी 100 कर देते हैं ना तो परसेंटेज पता चलेगा। तो कितना आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर कितना आ रहा है, 2 बार में काटेंगे तो 9 आएगा, यहाँ 600 आएगा, फिर 3 बार में 3, यहाँ 200, 200 बाई 3 मतलब हो गया आपका 66.67%। तो ये क्या हो गया मेरा कि कितना परसेंट डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो गया, 66.67%, ठीक है। तो कितना ट्रांसफर करेंगे तो बताते हैं। फोर्थ मेरा आएगा, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल, ठीक है। कितना करेंगे 2/3। अरे सर 2/3 कैसे आ गया, बताते हैं, चिंता नहीं करो, बस देखो 2/3 ऑफ आपका क्या था, वर्क सर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू आपका हो गया, शायद कुछ गलती हो गया क्या अपना, 2/3 बाई, हाँ एक गलती हो गया, नोशनल प्रॉफिट लिखना था ना, वो लिखे नहीं अपने, वो लिख लेते हैं। देखो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। क्या बोले आपको, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। तो अगर मन में डाउट हो सर ये कैसे आ गया, कैसे बताओ बताते हैं, पहले पूरा सम तो थोड़ा आगे बढ़ने दो। देखो 2/3 कितना है, 2/3 तो 2/3 ही लगेगा। नोशनल प्रॉफिट कितना आया था मेरा 3 लाख, कितना आया था 80 आया था ना शायद, 3 लाख, हाँ 3,80,000, 3,80,000, ठीक है। इनटू कैश रिसीव बाय वर्क में कितना हो गया, ये हो गया 10,80,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है 12 लाख, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 12 से गया 9 बार में, ठीक है। फिर 3 और इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 0 0 0, 48, 4 हाथ में, 6 जा 18, 18 और 4, 2,28,000। देखो अपने कैलकुलेट कर लिए 2,28,000। ये चीज बताएंगे हम कैसे आया 2,28,000। तो यहाँ पे कॉस्टिंग पीएल में कितना लिखेंगे 2,28,000, ठीक है। देखो बोलो एकदम अच्छे समझ में आया ना 2,20,000 कैसे आया, बताइए किसी को कोई डाउट है, एकदम अच्छे समझ लो 2,28,000 कैसे आया। क्या किया हमने, पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाला, ठीक है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के बाद हमने क्या किया कि देखा कि ये 66.67% आया। तो उसके लिए एक रूल है, वो रूल क्या बोलता है कि अगर 50% से ज्यादा होता है डीओसी तो हम लोग 2/3 ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा एक फॉर्मेट है, वो समझाते हैं, लेकिन अभी सिंपल समझ लो कि जब 50% से ऊपर और 90% से कम रहता है तो कितना ट्रांसफर करते हैं 2/3। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, इसी को बस पुट करिए, वैल्यू पुट किए, सॉल्व किए तो कितना है 2,28,000, ठीक है। और बाकी जो होता है वो चल जाता है मेरा टू WIP रिजर्व,
कितना बैलेंस बच रहा है? 3,80,000 है तो 1,50,000, 1,52,000 ये कहाँ चला गया? WIP रिजर्व में। ठीक है ना? देखो एक क्वेश्चन कर लिया और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। बताओ इसमें क्या ऐसा था जो आपको डिफिकल्ट लगता था? कुछ भी ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, जो जो वैल्यू दिया वो पुट कर दिए, आपको बस वो मेथड फॉलो करना है। क्या मेथड फॉलो करना है? तो पहला स्टेप में आपको कॉस्ट CD निकालना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको नोशनल प्रॉफिट निकालना है और थर्ड स्टेप में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। बस खत्म, 10 नंबर 12 नंबर आपको मिल गया इतना ही करने से। ठीक है ना? तो ये हो गया। तो अब चलो समझते हैं हम लोग कि सर ये कैसे आया था, आप हमको बताओ। चलो आपको बताते हैं कि कब 1/3 लेंगे, कब 2/3 लेंगे, क्या लेंगे। ठीक है, ये आप लोग रिकॉर्ड कर लो, एग्जाम में बहुत काम आएगा ये चीज। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, PL नहीं, कॉस्टिंग PL। तो सबसे पहला क्या है कि अगर लेस देन 25% होगा, लेस देन नहीं, अप टू 25% होगा। पहला क्या है 1 नंबर। अगर अप टू 25% काम होगा, DOC होगा। ठीक है, अगर DOC मेरा, ठीक है, और लिख दो यहाँ पे, इफ DOC अप टू 25%, इफ DOC अप टू 25%, तो कितना ट्रांसफर करेंगे? नील, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, फिर इफ DOC 25% से ज्यादा टू 50% अगर होगा, इफ DOC 25% टू 50%, तो कितना ट्रांसफर करेंगे? 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, ये हो गया सेकेंड केस। थर्ड केस क्या बोलता है कि अगर DOC हमारा 50% से लेकर अगर 90% होगा तो ट्रांसफर कितना करेंगे हम लोग 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। बोलो सबको समझ में आया? बोलो सबको समझ में आया? और लास्ट केस क्या हो गया कि अगर ये हो गया मोर देन 90%, तो इसके लिए ये फॉर्मूला काम नहीं आता है। तब हम लोग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? बस अगर 90% से ज्यादा होता है तो थोड़ा फॉर्मूला में चेंजेस होता है। क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय, एक्सपेक्टेड नहीं, इसको मेनली एस्टिमेटेड समझो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूरा अच्छे से लिख देते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्योंकि हमको समझ में आ जाता है कि लगभग मेरा कितना प्रॉफिट होने वाला। अगर 90% से काम ज्यादा हो गया ना तो मेरे को ये पता चल जाता है कि मेरा प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं लिखो, यहाँ पे आप लोग एस्टिमेटेड लिखो। ठीक है, एक्सपेक्टेड ना लिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? एस्टिमेटेड। समझ में आया ना? तो एक्सपेक्टेड नहीं लिखना, क्या लिखना है? एस्टिमेटेड। ठीक है ना? लिख देते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो बस इसी टेबल को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या था? DOC निकालना। DOC के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे कि वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फिर DOC अगर मेरा 25% तक रहेगा तो कुछ भी PL में ट्रांसफर नहीं करेंगे, सब रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर 25% से ज्यादा होगा, 50% तक होगा तो 1/3 करेंगे।
फिर 50% से ज़्यादा होगा और 90% तक होगा तो 2/3 करेंगे नोशनल प्रॉफिट का इंटू कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड, और अगर 90% ज़्यादा हुआ तो रूल चेंज हो जाता है, वो क्या होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, बोलो सबको समझ में आया? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आपको लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि अभी थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स में, सब में आपके काम हम आने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी रेडी रहना है। ठीक है ना, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप लोग ये सोचे सर आप लोग 1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, 9 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। हम जो भी नोट्स दे रहे हैं वो सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में उस तरह क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है डिट्टो सेम क्वेश्चन भी पूछ ले, या फिर सेम इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। जिंक लिमिटेड entered into a contract to construct a building. The contract value is 6,50,000. ठीक है, ये मेरा क्या है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है 6,50,000 to be realized in installment on the basis of the value of work certified by architect subject to retention of 10%। देखो यहाँ पे कैश रिसीव के जगह पे क्या दे दिया कि कितना कैश रिटेन कर रहे हैं, क्या बोल रहा है देखो, तो हम वही चीज मेंशन कर रहा है बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट सब्जेक्ट टू रिटेंशन ऑफ 10%। मतलब जितना आपका आर्किटेक्ट सर्टिफाई करेगा कि हाँ सर इतना काम सही हुआ है, तो उसको देखते हुए उसमें से 10% पैसा रख के हम बाकी पैसा आपको देंगे। फिर द वर्क कमेंस ऑन 1/7/21। देखो लास्ट समय में क्या था, 1 अप्रैल को स्टार्ट किए थे, यहाँ पे कब स्टार्ट कर रहे हैं 1 जुलाई 2021 को, मतलब अप्रैल से नहीं स्टार्ट करें जुलाई से। तो याद रखना आपको जुलाई से हर चीजों को ध्यान देना है, डेप्रिसिएशन निकाल दो ये काम आएगा बहुत। बट इट रिमेन इनकम्प्लीट ऑन 31/3/22। लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है 31/3/22, मतलब ईयर एंड आ गया बट अभी तक इनकम्प्लीट है। व्हेन द फाइनल अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड द फैक्ट एंड फिगर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर, क्या दे रहा है देखो, मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट 1,70,000, वेजेस पेड 87,000, प्लांट एट द कमेंसमेंट कितना है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, प्लांट कितने का था 3,24,000 का था, सॉरी 32,000 का था, जिसमें से क्या बोल रहा है कि अदर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वर ऑल्सो यूज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ। देखो दो चीजें बातें बोल रहे हैं, पहला कि हम साल के स्टार्टिंग में कितने का मशीन दिए थे 32,000 का, उसके बाद एक और मशीनरी दे रहा है, इसका वैल्यू कितना है 20,000, वो जो लेकिन वो सिर्फ 3 महीने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, और ऑल प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डिप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम, और सभी मशीनरी को हम लोग 10% से डिप्रिसिएट करेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट 3,24,000। देखो यहाँ पे कैश रिसीव कितना दिया 324। लास्ट समय क्या था, बोला था कि जो 90% है वो, यहाँ पे वो 90% नहीं दिया, यहाँ पे बोला 10% काटेंगे, मतलब अल्टीमेटली बात वही बोल रहा है, बस थोड़ा घुमा के बोल रहा है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? लास्ट समय क्या था कि आपको क्या दिया था कि जो कैश रिसीव है जो है 90% है वर्क सर्टिफाइड का, बट इस समय क्या बोल रहा है कि जो रिटेंशन मनी है वो 10% है, मींस कि कैश रिसीव कितना है 90%, चीज वही है बस घुमा के अलग तरीके से दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट 38,750 इंक्लूडिंग 2,000 प्रीपेड। प्रीपेड को क्या करते हैं हम लोग माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो अगले साल आएगा, इस साल से उसको हटा देंगे। पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर बता ही दिया क्या होता है सब कॉन्ट्रैक्टर। फिर टोटल एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस 41,000, मतलब बिजनेस को एस्टैब्लिशमेंट करने में 41,000 लगा है, जिसमें से 25% से भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो इस 41,000 का 25% जो आएगा 10,250 वही अपने को लेना है। ठीक है, सिर्फ 25% रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट वाले वैल्यू को ही सिर्फ लेंगे। फिर मेटेरियल एट साइड कितना मेटेरियल बच गया, और कॉस्ट ऑफ वर्क येट टू बी सर्टिफाइड, येट टू बी सर्टिफाइड मतलब नॉट सर्टिफाइड कितना है 30,000। ठीक है ना, देखो हर चीज क्वेश्चन में दे दिया है। आपका वर्क सर्टिफाइड कितना हो जाएगा, बस इसको डिवाइड बाय 90% कर दोगे तो वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा, जो निकलेगा 3,60,000। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद फिर देखो क्या रहा है, अ पार्ट ऑफ प्लांट कॉस्ट 2,000 वाज डैमेज ऑन 31/12/21 एंड द स्क्रैप रियलाइज्ड ओनली। मतलब जो मशीन हम लाए थे ना साल के स्टार्टिंग में कमेंस में, उसमें से 2,000 का जो मशीनरी था वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। कब डैमेज हुआ 31/12/21 को। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका भी हम लोग कर लेंगे। फिर प्लांट कॉस्टिंग 3,000 वाज ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31, और उसी दिन
3000 का एक जो प्लान था वो मैंने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर दिया, भेज दिया, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट हटा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिया, मतलब यहाँ पे फिर वो यूज नहीं हुआ। एंड बैलेंस प्लांट रिमेन एट द रिमेन, और बैलेंस प्लांट जो है वो हमारे पास रिमेन रहे, ठीक है। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड इंडेड 31/3/2022। चलो हम यहाँ पे एक बार डेप्रिसिएशन का समझा देते हैं। डेप्रिसिएशन कितना आएगा, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था डेट कितना था, 1/7/21, ठीक है। और उस दिन क्या था कि मेरे पास कितने का मशीनरी था, प्लांट कितने का था, प्लांट मशीनरी हमारे पास प्लांट मशीनरी था आपका टोटल 32,000 का था, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 31/12/2021 को एक मशीनरी मेरा क्या हो गया, खराब हो गया, कितने का, 2000 का, ठीक है। फिर एक मशीनरी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे भेज दी, इसका वैल्यू कितना था, 3000 था, ठीक ना। चलो ये बात हुई वो मशीनरी की जो हम लोग स्टार्टिंग में इंस्टॉल किए थे। तो देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करें किसके ऊपर, 32,000 के ऊपर। 32,000 इंटू 10% इंटू 6/12, सिंपल। 6 महीना यूज किए 32,000 तो 32,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया 3 महीना, इस 3 महीना कितने पे चार्ज करेंगे, 32 में से 2 और 3 चला गया, बचा कितना, 27,000। तो 27,000 पे 10% और फिर 3/12, बस हो गया। पहला मशीनरी का बात हो गया। दूसरा मशीनरी का वैल्यू कितना था, एक और मशीनरी था ना, हाँ 20,000 का मशीनरी जो 3 महीने के लिए यूज किए। तो दूसरे मशीनरी का 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, ये भी करेंगे, हो जाएगा। बस इस तीनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा। देखो दिखा भी देते हैं ऐड कर कितना आता है, 1600 3/12 तो हो गया 800 ना, नहीं यहाँ पे हो गया 1600, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं कितना हो रहा है, 2700 डिवाइड बाई 4 करें तो कितना हो जाएगा, 1350, फिर 675 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2275। जो मशीनरी हमने स्टार्टिंग में लाया था, इन दोनों को प्लस किया, देखो इन दोनों को प्लस कर दिए तो गया 2275। और यहाँ पे कितना आता है, यहाँ तो सिंपल है, नीचे कर दो 100 गया 204 हो गया 500। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 500 प्लस 2275 तो कितना हो गया, 2775। बस यही तो करना था डेप्रिसिएशन में, खत्म, ठीक है ना। देख लो डेप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और डेप्रिसिएशन का वैल्यू यहीं से डायरेक्टली वहां पे पुट कर देंगे, अलग से हमको नहीं रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऊपर में लिख देंगे इन द बुक ऑफ, जिसका बुक में बना रहे हैं वो लिख देंगे हम लोग। टू मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट कितना था, 1,70,000, वेजेस है 87,000, 1,70,000, फिर 2 वेजेस 87,000, फिर था आपका 2 डेप्रिसिएशन कितना आया था, 2275 प्लस 500 2775, ठीक ना। फिर आपका क्या क्या था, हो गया, देखो डेप्रिसिएशन भी हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस 38,750, सन्ड्री एक्सपेंसेस 38,750 लेस प्रीपेड 2000, कितना हो गया, 36,750। उसके बाद फिर क्या था, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस और सब कॉन्ट्रैक्ट 4,000
टू सब कॉन्ट्रैक्ट 4000, 8000 और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस कितना था? 41,000 था, इसका 25% हो गया आपका 10,250। चलो सारी बातें तो हमने कर ली, कुछ तो बचा नहीं, बस एक ही बचा है मेटल एट साइट 17,500। बाई मटेरियल 17,500, बस खत्म। ये तो करना था, कुछ करना नहीं है, टोटल करना है, टोटल करना है। और जो डिफरेंस हम क्या लिखेंगे? बाई कॉस्ट सी डी, बाई कॉस्ट सी। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं हम भी आप लोग के साथ। कैलकुलेटर देखो, 1,70,000 प्लस 87,000 प्लस 2,775 प्लस 36,750 प्लस 8,000 प्लस 10250 314,750 314,775 314,775 314,775। इसमें से 17,500 हमारा बच गया है, तो कितना आ रहा है? 297,275। समझ में आ रहा है क्या हो गया? कितना आ रहा है? 297,275। एकदम सिंपल, इजी में आ गया। 297 कितना था? 275। देखो कुछ तो मैंने किया नहीं, एकदम सिंपल था ना। सारे खर्चे को डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में जो बच गया वो लिख दिए। एक कौन सा था? मटेरियल एट साइट, ठीक है ना, और बाकी के कॉस्ट सीडी, ठीक ना। अच्छा, इसको ना हम लोग यहाँ से लेस भी कर सकते थे। मटेरियल एट साइट जो था वो आप चाहो तो अपने मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट से माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि हमको लिखना है यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम लेना है, वो मटेरियल जो हमने यूज किया है। जो यूज नहीं किया उसको हम लोग यहाँ पे वहां से एलिमिनेट कर देते। तो आप चाहो तो यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम लिख के उसको यहाँ से माइनस भी कर सकते हो, वो भी एकदम बिल्कुल सही है। तो हमारा 2 कॉस्ट बी डी कितना है? 297,275। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा वाई वर्क सर्टिफाइड निकाल ही लिया था हमने 3,60,000, ठीक है। और बाई वर्क अनसर्टिफाइड कितना था? वर्क अनसर्टिफाइड 30,000, तो हो गया आपका 30,000, ठीक है। बस टोटल कितना हो गया? 3,90,000। यहाँ भी कितना है? 3,90,000। डिफरेंस करो, यहाँ पे कितना आता है? जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? नोशनल प्रॉफिट। 390 माइनस 2,975 तो हो गया आपका 92,725। 92,725 देख लो कितना आ रहा है? 92,725, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? नोशनल प्रॉफिट सीडी। क्या बोलेंगे इसको? नोशनल प्रॉफिट सीडी। नोशनल प्रॉफिट सीडी, और जो सीडी होगा वही क्या हो जाएगा फिर? बीडी, बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी 92,725। ठीक है। अब यहीं से क्या करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ करेंगे? कॉस्टिंग पीएल में, टू कॉस्टिंग पीएल और टू
WIP रिजर्व, ठीक है ना। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ खास है ही नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारा DOC कितना होगा, सिंपल समझ में आ रहा है ना। 6,50,000 का क्वेश्चन था, 6,50,000 का था और यहाँ पे 3,60,000, मतलब हो गया ये 50% से ज़्यादा है, तो वही 2/3 जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं डायरेक्टली कॉस्टिंग PL में। पहला काम क्या था, देखो वर्किंग नोट दिखा देते हैं। पहला वर्किंग नोट क्या क्या होगा, पहला सबसे इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन वाला होगा, आपको करना है ये, ठीक है। सेकेंड वर्किंग नोट वर्क सर्टिफाइड निकालोगे आप लोग, ठीक। थर्ड कौन सा होगा, ये वाला कैलकुलेशन ऑफ DOC कितना होगा, वर्क सर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड कितना है आपका, है 3,60,000 डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6,50,000, ठीक है, इंटू 100 कितना हो जाएगा, 3,60,000 डिवाइड बाई 6,50,000 कितना आ रहा है, देखो 3,60,000 डिवाइड बाई 6,50,000 तो क्या 55%, 55.38% ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये मोर देन 50% है, तो किस में आ जाएगा, 2/3 वाले में। फोर्थ क्या हो जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू PL, ठीक है। तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट जो कि कितना है 92725 इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड 3,60,000, ठीक ना। कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, एक बार सॉल्व कर लो। देखो कितना हो गया, 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 92725 इंटू 3,24,000 डिवाइड बाई 3,60,000, तो कितना हो गया 55,635, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 55,635 माइनस 92725 37090, बस हो गया क्वेश्चन 92725। ठीक है, देखो तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इजी चैप्टर है, लगभग ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम पूछे जाएंगे और ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है, बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दे दोगे तो यहाँ से फुल मार्क्स आप लोग स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को भी शेयर करो, बोलो कि वो लोग भी पढ़ें। हाँ, अगर आप लोग का कमेंट आता है कि हाँ आपको इसके लिए मैराथन क्लासेस चाहिए, आप चाहते हो कि हाँ लास्ट 20 तारीख के दिन हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को करें, हर एक चैप्टर एक बार रिवाइज करें और एकदम दिमाग में लेके जाओ कि जो जो क्वेश्चन रिवाइज करेंगे हम लोग वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो जैसा आपका वीडियो का रिस्पॉन्स आएगा उसके बेसिस पे ही हम 20 तारीख को लाइव आएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं कितनों लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए, तो जिसको लाइव चाहिए वो लोग कमेंट करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।